हाँ वाकई ये तुम्हारे किसी दोस्त की ही शरारत हो सकती है, वरना ऐसा होना तो वैसे भी नामुमकिन है। मटकाफ ने जवाब दिया। ओके, तकलीफ दही का शुक्रिया, आज रात किसी क्लब में मुलाकात होगी, गुड बाय, स्टार्क ने कहा और रिसीवर रख दिया। अभी उसने रिसीवर रखा ही था कि टेलीफोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। स्टार्क ने दोबारा रिसीवर उठा लिया। यह स्टार्क के लहजे में हल्की सी कराहतगी थी। फिशर बात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ से लेडी ऑपरेटर ने कहा। और स्टार चौंक पड़ा। यस, बात कराओ, स्टार्क ने तेज लहजे में कहा और फिर क्लिक की आवाज़ के साथ ही फिशर की आवाज़ सुनाई दी। हेलो बॉस, मैं फिशर बोल रहा हूँ, मैं आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। हमने मार्सलानो को घेर लिया था और फिर चंद ही लम्हों में मार्सलानो जुबान खोलने पर मजबूर हो गया। उसने बताया है कि अपने चीफ बॉस फाराक की हदायत पर कंपनी के हेलीपैड से एक औरत और 8 मर्दों के एक ग्रुप को कारों में लाद कर सागल स्ट्रीट की कोठी नंबर 25 पे छोड़कर आया है। उनके लीडर का नाम अली इमरान है। उसने इन सब के हुलिये भी तफसील से बताए हैं। फिशर ने चहकते हुए कहा, गुड, तुम तो वाकई बेहद तेज निकले हो। वैसे इस कोठी का पता मेरे पास पहुंच चुका है। तुम ऐसा करो कि किसी भी आदमी को भेजकर इस कोठी की निगरानी कराओ ताकि इस ग्रुप की नकलो हरकत के मुतालिक तफसीलात मालूम हो सकें। स्टार्क ने कहा, किसी आदमी को भेजकर निगरानी, ये आप क्या कह रहे हैं बास? हम इस कोठी पर रेड करते हैं और इस ग्रुप का खात्मा कर देते हैं, निगरानी की क्या ज़रूरत है? फिशर ने हैरत भरे लहजे में कहा, तुम्हारा खून गर्म है फिशर, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हारा क्या ख्याल है जो ग्रुप पाकिशिया से चलकर सिडनी पहुंच गया है और जिसे कदम कदम पर रोकने और ख़त्म करने की सरतोड़ कोशिशें की गई हैं, लेकिन वो यहाँ तक पहुँच जाने में कामयाब हो गया है और जिसके मुतालिक टॉप हेडक्वार्टर का चीफ बॉस इस कदर मुतफक्किर है, वो मट्टी के पुतलों पर मुश्तमिल तो नहीं है कि हम रेड करेंगे और उन्हें मार डालेंगे। ये भी हो सकता है कि वो पहले से चौकन्ना हो और हमारे रेड होते ही निकल जाएं। इसके बाद इसको दोबारा कैसे ढूंढेंगे? स्टार्क ने सख्त लहजे में तफसील बताते हुए कहा। और ये इस बात आप वाकई समझदार हैं, लेकिन किसी आदमी को भेजने की बजाय उनकी अहमियत के पेश नज़र मैं खुद निगरानी के लिए जाता हूँ। मैं आपको 1 घंटे बाद रिपोर्ट दूंगा, फिशर ने कहा। ये ठीक रहेगा, तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक उनके खात्मे के लिए कोई मनसूबाबंदी करूंगा, स्टार्क ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब ये बात साबित हो गई थी कि जिस कोठी का पता इस नकली इंटेलिजेंस चीफ ने दिया है, वहाँ ये ग्रुप मुकीम है। लेकिन स्टार्क अब इस बात पर हैरान था कि उन्होंने फ़ौरन स्टार को किस तरह तलाश कर लिया कि वही यहाँ के स्टैंडर्ड का इंचार्ज है। उनके पास ऐसी कौन सी मालूमात थी? वो काफ़ी देर तक बैठा सोचता रहा, फिर उसने रिसीवर उठा लिया। यस ऑपरेटर, दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। सागल स्ट्रीट की कोठी नंबर 25 का फ़ोन नंबर ट्रेस करके मुझे बताओ और मेरी लाइन डायरेक्ट कर दो, स्टार्क ने उसे हुक्म देते हुए कहा। यस बाज, होल्ड कीजिए, दूसरी तरफ से कहा गया और चंद लम्हों बाद लेडी ऑपरेटर ने फ़ोन नंबर बताने के साथ लाइन डायरेक्ट कर दी। लाइन डायरेक्ट होते ही फ़ोन के निचले हिस्से में सुर्ख रंग का बल्ब जल उठता था, इसलिए फ़ौरन पता चल जाता था कि लाइन डायरेक्ट हुई है या नहीं। स्टार्क ने बल्ब जलते ही नंबर घुमाने शुरू कर दिए। एक बार घंटी बजने के बाद दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया। हेलो, इंटेलिजेंस चीफ से बात कराएं, मैं स्टार्क बोल रहा हूँ, स्टार्क ने दूसरी तरफ से रिसीवर रखते ही मुतबाना लहजे में कहा। यस, मैं इंटेलिजेंस चीफ बोल रहा हूँ, तुम अभी तक पहुँचे नहीं, दूसरी तरफ से कहा गया। सर, मैंने तो इसीलिए फ़ोन किया है, आपके फ़ोन आने के बाद मुझे असिस्टेंट सेक्रेटरी वजारत दाखिला राजर मटकाफ साहब अचानक तशरीफ़ लेकर आए। मुझे मजबूरन उनकी वजह से बैठना पड़ा, वो भी ज़रा बाथरूम गए हैं तो मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, उनके जाते ही मैं हाजिर हो जाऊँगा, स्टार्क ने कहा। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तुम्हें फिर फ़ोन करूँगा, दूसरी तरफ से कहा गया और राब्ता ख़त्म हो गया। स्टार के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई। उसे यकीन था कि अब ये ग्रुप यहाँ से भागेगा और इस तरह फिशर आसानी से उनका नया पता मालूम कर लेगा, क्योंकि उसे फिशर की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद था। उसने फ़ोन इसीलिए किया था ताकि फिशर को अंदर दाखिल होने के खतरे से बचाया जा सके और उसने जानबूझकर रॉजर मटकाफ का नाम और ओहदे का जिक्र किया था ताकि ये जैली इंटेलिजेंस चीफ घबरा कर वहाँ से भागे। अब वो बड़े मुतमईन अंदाज में फाइल के मुताले में मसरूफ़ था। काफ़ी वक्त गुजर गया तो दरवाज़ा खुला और स्टार्क ने चौंक कर सर उठाया। दरवाजे से फिशर अंदर दाखिल हो रहा था। क्या हुआ फिशर? स्टार्क ने चौंकते हुए कहा। फिशर का चेहरा बता रहा था कि वो नाकाम है। बास, कोठी तो खाली पड़ी है, वो लोग गायब हैं, फिशर ने कुर्सी पर बैठते हुए अफसरदा से लहजे में कहा। गायब हैं? तुम कब वहाँ पहुँचे थे? स्टार्क ने कहा। अभी 10 मिनट पहले वहाँ से सीधा आ रहा हूँ, फिशर ने जवाब दिया। 10 मिनट पहले? लेकिन तुमसे बात हुए तकरीबन पौन घंटा गुजर चुका है, स्टार्क ने गसीले लहजे में कहा। बास, ट्रैफिक ब्लॉक में कार फंस गई थी, इसीलिए लेट हो गया था, फिशर ने जवाब दिया और स्टार्क ने बेख्तियार सर पकड़ लिया। अंदाजे की ज़रा सी गलती की वजह से वो अहम तरीन क्लू हाथ से खुद ही गंवा बैठा था। क्या हुआ बास? क्या कोई खास बात है? फिशर ने स्टार्क की हालत देखते हुए कहा और स्टार्क ने एक तवील सांस लेते हुए पहली कॉल से आखिरी कॉल तक की तफसील बता दी। ओ बास, अगर आप इस तरह कॉल ना करते तो वो यकीनन फ़रार ना होते। बहरहाल आप फिक्र ना करें, मैं जल्द से उन्हें तलाश कर लूँगा। मैंने मार्सलोनो से उनकी शनाख्त की मखसूस निशानियाँ मालूम कर ली हैं, फिशर ने स्टार को तसल्ली देते हुए कहा।
और स्टार के चेहरे पर कदरे इत्मीनान के आसार नुमाया हो गए। लेकिन फिशर मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि एक नया ग्रुप सिडनी में आज दाखिल होता है और आज ही बराह रास्त ना सिर्फ वो मुझे कॉल करता है बल्कि बतौर इंटेलिजेंस चीफ मुझे धमकी भी देता है। दूसरे लफ्ज़ों में वो ये बात भी जानता है कि मैं हल्के मोस्ट सेंटर का इंचार्ज हूँ और किसी ऐसे काम में मुलविस भी हूँ जिसे इंटेलिजेंस दिलचस्पी लेती है। हालांकि हमें 20 साल हो गए हैं, सिडनी में आज तक किसी को इल्म नहीं हो सका कि हमारा किस ग्रुप से ताल्लुक़ है। ये बात क्या जाहिर करती है? स्टार्क ने कहा, बात इससे जाहिर होता है कि उन्हें आपके मुतालिक मुकम्मल मालूमात हैं और जहाँ तक इस कॉल का मतलब मैं समझा हूँ वो आपको अगवा करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने एक सादा सा तरीका इस्तेमाल किया। अगर आप जहाना से काम न लेते तो सीधे उनकी जाल में जा फंसते। फिशर ने जवाब दिया, मुझे अगवा करना चाहते हैं? क्यों? आखिर क्यों? स्टार्क ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। इस क्यों का जवाब तो वही दे सकते हैं, लेकिन बहरहाल जब तक ये सब हालात ना हो जाएं आपको उनसे खुफिया रहना होगा। फिशर ने कहा, यू शट अप। अब स्टार्क उनसे डरकर छुप जाएगा? ये कैसे मुमकिन है? तुम फौरन उनका पता चलाओ। मैं उन्हें अपने हाथों से गोलियां मारना पसंद करूंगा, स्टार्क ने भड़के हुए लहजे में कहा। यस बॉस, फिशर ने मोदबाना लहजे में कहा, क्योंकि वो स्टार्क की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ था कि वो इंतहाई मुश्तिल मिजाज आदमी है। ज़रा सा गुस्सा आने पर बादौक़ात अपने करीबी साथियों को भी हलाक करने से नहीं चौंकता था। अब तुम जाओ और काम करो, मैं तुम्हारी तरफ से कामयाबी की रिपोर्ट चाहता हूँ। मुँह लटका कर मेरे पास मत आना, स्टार्क ने बददस्तूर बफरे हुए लहजे में कहा और फिशर सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। स्टार्क का चेहरा अभी तो गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो बैठा दांत पीस रहा था। फिशर की बात ने उसके तन बदन में आग लगा दी थी। अगर ये बात फिशर की बजाय किसी और ने की होती तो अब तक वो उसे लाश में तब्दील कर चुका होता। लेकिन फिशर उसका नंबर 2 भी था। वो फिशर की सलाहियतों से अच्छी तरह वाकिफ भी था, इसलिए मजबूरन खामोश रहा। एक बार तो उसको ख्याल आया कि वो शाम को हस्बे दस्तूर क्लब में जाने का प्रोग्राम मनसूख कर दे, लेकिन फिर उसने अपना ख्याल रद्द कर दिया क्योंकि इस तरह फिशर की बात दुरुस्त साबित हो जाती और वो हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहता था। इमरान से वाकई कोठी का पता देकर बहुत बड़ी हमाकत हो चुकी थी और इस हमाकत की वजह से वो हादसा बेचैन था। लेकिन उसे सिर्फ ये ख्याल था कि अगर उसका सादा सा दाव चल गया तो स्टार खुद चलकर उसके कब्जे में आएगा, इसीलिए वो कोठी के अंदर मौजूद था। लेकिन जब काफ़ी देर तक स्टार ना आया और ना ही बाहर से किसी ने किसी किस्म की निगरानी की कोई इत्तला दी तो इमरान सोचने लग गया कि स्टार आखिर अब तक पहुंचा क्यों नहीं? क्या उसे वाकई शक हो गया है? लेकिन अगर शक हो गया है तो फिर उसे अब तक कोठी पर रेड करना चाहिए, क्योंकि ये तो उसे अच्छी तरह इल्म था कि स्टार्क सिडनी में हल्का मौत का इंचार्ज है और यकीनन उसने ऐसा ग्रुप बना रखा होगा जो इस किस्म के कामों में मुलविस रहते हैं। तो फिर शक के बावजूद उसने अब तक रेड निगरानी क्यों नहीं की? इस बात का जवाब उसे नहीं मिल रहा था। अभी वो बैठा यही कुछ सोच रहा था कि मेज़ पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और इमरान ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। हेलो, इंटेलिजेंस चीफ से बात कराएं, मैं स्टार्क बोल रहा हूँ। रिसीवर उठाते ही उसके कानों में स्टार्क की आवाज़ सुनाई दी और इमरान के हलक से एक तवील सांस निकल गया। वो समझ गया कि गेम गलत हो चुकी है। यस, मैं इंटेलिजेंस चीफ बोल रहा हूँ, तुम अभी तक पहुँचे नहीं, इमरान ने बदस्तूर तहकुमाना लहजे में कहा। लेकिन दूसरी तरफ से जिस अंदाज में बात की गई और जिस तरह वजारत दाखिला के असिस्टेंट सेक्रेटरी का हवाला दिया गया, उससे इमरान समझ गया कि उसके नकली इंटेलिजेंस चीफ होने का पोल खुल चुका है। चुनांचे उसने ये कहकर, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तुम्हें फिर फ़ोन करूँगा, रिसीवर रख दिया। अब इस कोठी में रहना हर लिहाज से खतरनाक था, लेकिन फौरी तौर पर उसे कोई ऐसी जाए पनाह समझ में नहीं आ रही थी जहाँ वो इत्मीनान से चंद दिन गुजार सके। होटल में जाना तो हमाकत ही था। जहन पर जोर देता रहा और फिर अचानक जैसे झमाका हुआ, इस तरह उसके जहन में एक नाम आ गया, डॉक्टर मिन्हास। अरे हाँ, डॉक्टर मिन्हास भी तो सिडनी में है। ओह वेरी गुड, इमरान ने खुशी से उछलते हुए कहा। उसने जल्दी से टेलीफोन का रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर घुमाए। यस इंक्वायरी प्लीज़, दूसरी तरफ से ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर मिन्हास का फ़ोन नंबर चाहिए, वो इस वक्त जहाँ भी हों, मुझे फौरी उनसे बात करनी है, इमरान ने कहा। उसे यहाँ की इंक्वायरी का इल्म था कि वो ऐसी खिदमात अपने सार्फिन को मुहैया करती है कि मतलूबा आदमी जहाँ भी हो उसे तलाश करके उसका नंबर मुहैया करते हैं। आपका फ़ोन नंबर? ऑपरेटर ने पूछा और इमरान ने फ़ोन नंबर बता दिया। हम उन्हें ट्रेस करके आपको फ़ोन कर देते हैं, ऑपरेटर ने कहा और इमरान ने रिसीवर रख दिया। डॉक्टर मिन्हास सरदावर के छोटे भाई थे और काफ़ी अरसे से यहाँ की नेशनल लेबॉर्ट्री के इंचार्ज के तौर पर काम कर रहे थे। इमरान से उनकी हंसी बेतकल्लुफ़ी थी क्योंकि वो इमरान के हम उम्र थे और उनका हादसा वक्त इकट्ठा गुजरा था। डॉक्टर मिन्हास ने अब तक शादी नहीं की थी। गुज़िश्ता साल वो सिडनी से पाकिस्तान आए थे तो इमरान से उनकी हासी तवील मुलाकातें नहीं थीं। चंद लम्हों बाद ही टेलीफोन की घंटी बज उठी। इमरान ने जल्दी से रिसीवर उठा लिया। इंक्वायरी ऑपरेटर, आपने डॉक्टर मिन्हास का राब्ता नंबर मांगा था, दूसरी तरफ से इंक्वायरी ऑपरेटर ने कहा। हाँ, इमरान ने जवाब दिया। इस वक्त वो अपनी रहाइश गाह पर हैं, फ़ोन नंबर नोट कीजिए। ऑपरेटर ने एक नंबर दोहरा दिया। उनकी रहाइश गाह का भी पता बता दीजिए, मैं यहाँ नया आया हूँ, इमरान ने कहा। ईगल स्क्वायर 31, ऑपरेटर ने कहा और इमरान ने शुक्रिया कहकर रिसीवर रख दिया।
इसके बाद वो तेज तेज कदम उठाता कोठी के गेट पर पहुंचा। उसने सर से हाथ उठाकर अपने साथियों को वापस आने का इशारा किया। चंद लम्हों बाद एक एक करके इधर उधर बिखरे हुए सब साथी अंदर आ गए। जल्दी से अपने बैग ले लो, हमने फौरन इस कोठी को छोड़ना है, इमरान ने कहा और वो सब अंदरूनी कमरों की तरफ बढ़ गए। चंद लम्हों बाद वो इमारत में मौजूद 2 कारों में सवार कोठी से बाहर सड़क पर मौजूद थे। इमरान ने कोठी का फाटक बंद कर दिया था। फिर उसने अपनी कार आगे बढ़ा दी। सिडनी वो पहले भी कई बार आ चुका था, इसीलिए उसकी सड़कें उसके लिए नई नहीं थी। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद वो शहर के इंतहाई शुमाली इलाके में दाखिल हो गए। हर तरफ आला सरकारी अफराद की रहाइश गाहें थीं और इस किस्म के इलाके को ईगल स्क्वायर कहा जाता था। हंसी जदीद किस्म की कोठियाँ थी। थोड़ी सी तलाश के बाद इमरान ने 31 नंबर की रहाइश का तलाश कर ली। एक खासी बड़ी और जदीद अंदाज की कोठी थी। उसने कार गेट के सामने रोक दी। दूसरी कार जिसे सफदर चला रहा था वो भी उसके पीछे रुक गई। कोठी के गेट पर लगी हुई नेम प्लेट पर डॉक्टर मिन्हास का नाम मौजूद था और इसके नीचे डिग्रियों की एक तवील किताब थी। इमरान ने आगे बढ़कर कॉल बेल का बटन दबा दिया। चंद लम्हों बाद साइड गेट खुला और एक नीग्रो बाहर आ गया। उसने हैरत से इमरान और कारों को देखा। डॉक्टर मिन्हास से कहो कि पाकिस्तान से प्रिंस ऑफ डम बारात लेकर आया है, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में मुलाजिम से कहा। जी बारात? क्या मतलब? नीग्रो मुलाजिम बारात के लफ्ज़ पर बुरी तरह चौंका था। मतलब तुम्हें डॉक्टर ही समझाएंगे? आखिर उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी डिग्रियां यूं ही तो हासिल नहीं की हुई, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। कार्ड दे दे, निगरो मुलाजिम ने यहाँ की रवायत के मुताबिक कहा। कार्ड तो मैंने मेहमानों में बांट दिए थे, अब कहाँ कार्ड? अब तो बारात भी आ चुकी है, इमरान ने कहा और निगरो मुलाजिम हैरत भरा चेहरा लिए वापस छोटे दरवाजे से अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद फाटक खुल गया और निगरो की शक्ल दोबारा जाहिर हुई। तशरीफ लाइए जनाब, निगरो ने मुदबाना लहजे में कहा और इमरान दोबारा स्टीयरिंग पर बैठ गया। फिर दोनों कारें अंदर दाखिल होकर तेजी से पोर्च की तरफ बढ़ती गईं। डॉक्टर मिन्हास बरामदे में ही खड़े थे। उनकी नज़रों में हैरत थी। शायद निगरों ने उन्हें बारात का लफ्ज़ कह दिया था और अब भरी हुई 2 कारें और अजनबी शक्लें देखकर उनका हैरान होना लाजम था। पोर्च में कार रुकते ही इमरान दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। उसके साथी भी अपने बैग संभाले बाहर आ गए। डॉक्टर मिन्हास के चेहरे से यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उनको पकड़कर धूप में बिठा दिया हो। वो हैरत से आंखें फाड़े एक एक को देख रहे थे। उन्होंने शायद प्रिंस ऑफ डम का हवाला सुनकर उन्हें बुला लिया था। वो जानते थे कि इमरान ही अपने आप को प्रिंस ऑफ डम कहलाता है। क्या मौलवी साहब का इंतजाम हो चुका है? अचानक इमरान ने अपनी असल आवाज़ में कहा। वो डॉक्टर मिन्हास को ज़्यादा देर तक हैरत में मुब्तला नहीं रखना चाहता था, वरना उसे खतरा था कि इनका निगरो मुलाजिम हैरत में मुब्तला देकर कहीं पुलिस को इत्तला ना करते। अरे इमरान, तुम? ये आवाज़ तो तुम्हारी है मगर? डॉक्टर मिन्हास ने बुरी तरह चौंकते हुए इमरान की तरफ देखते हुए कहा। अब उनके चेहरे पर कदरे इत्मीनान के आसार नुमायां थे। ना सिर्फ आवाज़ मौजूद है बल्कि मैं बजाते खुद भी मौजूद हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह अच्छा, तो तुमने हस्ब दस्तूर जोकरों के इसी अंदाज में मेकअप कर रखा है, डॉक्टर मिन्हास ने हंसते हुए कहा और साथ ही वो तेज़ी से इमरान के साथियों की तरफ मुड़े। माफ़ कीजिएगा, मेरी इमरान से हंसी बेतकल्लुफ़ी है, उन्होंने माज़रत भरे अंदाज में कहा। अच्छा, आप सरदावर के भाई तो नहीं हैं? सफदर ने पूछा। ओ, तो आप भी इमरान की तरह देसी माल है। बहुत खूब, वाकई में सरदावर का छोटा भाई हूँ, डॉक्टर मिन्हास ने कहा। और फिर इमरान ने डॉक्टर मिन्हास का सबसे तारुफ करा दिया। खुशामदीद, अपने लोगों से परदेश में मिलकर बेहद खुशी हो रही है, डॉक्टर मिन्हास ने बड़े हलूस से कहा और इन्हें अंदर आने के लिए कहा। सफदर और तनवीर, तुम दोनों ये कारें लेकर यहाँ से काफ़ी दूर छोड़ाओ, इमरान ने सफदर और तनवीर से मुखातिब होकर कहा और वो सर हिलाते हुए कारों की तरफ बढ़ गए, जबकि इमरान और बाकी साथी डॉक्टर मिन्हास के साथ चलते हुए एक बड़े कमरे में आ गए। उन्होंने मुलाजिम को चाय और दूसरा सामान लाने के लिए कहा। फिर वो सोफ़ों पर विराजमान हो गए। ये तुम्हारी यहाँ अचानक आमद, ये मेकअप और फिर ये यहाँ की कारें और इन्हें वापस छोड़ना, ये सब कुछ बता रहा है कि तुम किसी खुफिया सिलसिले में आए हो, डॉक्टर मिन्हास ने कहा। हाँ डॉक्टर मिन्हास, वाकई एक खुफिया सिलसिला है और हम सिर्फ चंद रोज़ तुम्हारे पास रहना चाहते हैं, इससे ज़्यादा तुम्हें तंग नहीं करेंगे, इमरान ने उसका इशारा समझते हुए कहा। देखो इमरान, मैं यहाँ का सरकारी मुलाजिम हूँ और एक हसास और अहम दिफाई लेबॉर्ट्री का इंचार्ज हूँ, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। लेकिन अगर तुम नाराज़ ना हो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा बंदोबस्त कर सकता हूँ जहाँ तुम इत्मीनान से चाहे सारी उम्र रह लो और मुझ पर कोई हरफ नहीं आएगा, डॉक्टर मिन्हास ने कहा। उसका मुलाजिम चाय लाकर सबको दे चुका था। कौन सी जगह? इमरान ने चौंकते हुए कहा। यहाँ मेरा एक दोस्त है, स्टार क्लब का मालिक है। ये क्लब ऐसा है जहाँ शाम के वक्त तमाम आला तरीन सरकारी मुलाजमीन इकट्ठे होते हैं। स्टार्क से मेरे करीबी दोस्ताना ताल्लुकात हैं, इंतहाई मुखलिस और अच्छा आदमी है। वहाँ से करीब ही उसने खास मेहमानों के लिए खूबसूरत मेहमान खाना तामीर कराया हुआ है जिसे वो फ्रेंड्स हाउस कहता है। अगर तुम कहो तो मैं स्टार्क से कहकर तुम सबका वहाँ इंतज़ाम करा देता हूँ, वहाँ तुम जितना अरसा चाहे रह सकते हो, डॉक्टर मिन्हास ने कहा। और इमरान के साथ साथ बाकी मेंबर भी स्टार का नाम सुनकर चौंक पड़े। क्या ये शख्स जराइम वगैरह में तो मुलविस नहीं? इमरान ने बड़े सादा से लहजे में कहा। अरे नहीं, वो तो बेहद शरीफ आदमी है, क्लब बिजनेस करता है, मशहूर शहरों में उसके क्लब हैं।
क्लब किंग कहलाता है, बड़ा साफ सुथरा बिजनेस है, कभी इसके मुतालिक कोई शिकायत सामने नहीं आई। डॉक्टर मिन्हास ने कहा, क्या वो तुम्हारे कहने पर यहाँ आ सकता है? इमरान ने पूछा। यहाँ क्यों? यहाँ उसे बुलाने की क्या ज़रूरत है? मैं उससे फ़ोन पर बात कर लेता हूँ, वैसे वो हादसा मसरूफ़ आदमी है। डॉक्टर मिन्हास ने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैं उससे ज़ाती तौर पर मिलना चाहता हूँ, शायद मेरे मिशन में वो काम आ जाए। इमरान ने फ़ोन पर यूँ हाथ रखते हुए कहा जैसे वो अभी स्टार को फ़ोन ना करने देना चाहता हो। अगर वो कुछ कर सका तो ज़रूर करेगा। ऐसा करते हैं, शाम को हम दोनों क्लब इकट्ठे चले जाएंगे, वहाँ उससे मुलाकात हो जाएगी, मैं तारुफ करा दूंगा। डॉक्टर मिन्हास ने कहा, अगर उससे अभी मुलाकात हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, मेरा काम बेहद जल्दी का है। अगर तुम किसी भी बहाने उसे यहाँ बुलवा सको तो और भी बेहतर है। इमरान ने कहा, काम क्या है मुझे तो बताओ। डॉक्टर मिन्हास ने कहा, मैं बाकिशिया में एक खूबसूरत सा क्लब खोलना चाहता हूँ। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और डॉक्टर मिन्हास बेइख्तियार हंस पड़ा। मैं समझ गया तुम बताना नहीं चाहते, बहरहाल मैं बात करता हूँ, वो अगर आ गया तो। डॉक्टर मिन्हास ने कहा, मेरा या मेरे साथियों का किसी तौर भी हवाला ना देना, इस बात का ख्याल रखना और कोई बहाना कर लेना। इमरान ने कहा, अच्छा ठीक है। डॉक्टर मिन्हास ने कहा और उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। चंद लम्हों बाद स्टार्क से रब्ता हो गया। स्टार्क में डॉक्टर मिन्हास बोल रहा हूँ, अपनी रहायशगाह से। डॉक्टर मिन्हास ने रब्ता कायम होते ही कहा, ओ डॉक्टर, हैरियत आज इस वक्त कैसे याद आ गया मैं? दूसरी तरफ से स्टार्क ने बड़े बेतकल्लुफाना लहजे में कहा और इमरान उसका अंदाज सुनकर ही सर हिलाने लगा। वो स्टार्क की पॉलिसी समझ गया था, आला तरीन सरकारी मुलाजमीन से करीबी ताल्लुकात पैदा करके वो हल्के मौत के मफादात इस मुल्क में पूरा करता होगा। यार, तुमसे एक इंतहाई ज़रूरी काम आन पड़ा है, हालिस्तान निजी किस्म का। डॉक्टर मिन्हास ने मुस्कुराते हुए कहा, निजी काम? और मुझसे? बताओ, मुझसे जो हो सका ज़रूर करूँगा। स्टार्क ने बड़े पुरखुलूस लहजे में कहा, अगर तुम चंद मिनट के लिए मेरे पास आ जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। काम ऐसा है कि फ़ोन पर नहीं बताया जा सकता, दिफाई लेबॉर्ट्री का सिलसिला है और तुम जानते हो इस सिलसिले में कितना मुहतात रहना पड़ता है। डॉक्टर मिन्हास ने इमरान की तरफ देखते हुए यूँ कहा, जैसे कह रहा हो, देखा कैसा बहाना किया, लेबॉर्ट्री का सिलसिला है। ओ अच्छा, अकेले हो या कोई और भी है साथ? स्टार्क ने कहा, तुम तो जानते हो कि मैं अकेला रहता हूँ और किसने होना है? डॉक्टर मिन्हास ने हैरत भरे लहजे में कहा, ओके मैं आ रहा हूँ 15 मिनट के अंदर। दूसरी तरफ से कहा गया और डॉक्टर मिन्हास ने थैंक यू कहकर रिसीवर रख दिया। ठीक है, वैसे वो तुम्हें यहाँ देखकर हैरान बहुत होगा, मैं कह दूंगा कि फ़ोन करने के बाद आए हैं। डॉक्टर मिन्हास ने कहा, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, वो मुझसे मिलकर बेहद खुश होगा, देखना तुम। अलबत्ता अपने मुलाजिम को कह दो कि वो गेट पर उसे हमारे मुतालिक कुछ ना बताए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ये पुरस्कार बातें मेरी समझ में नहीं आ रही, कोई गड़बड़ तो नहीं? यार ख्याल रखना, वो यहाँ का इंतहाई मौसर आदमी है, मुझे ना मरवा देना। डॉक्टर मिन्हास ने कहा, अरे तुम तो अभी से घबरा गई, मैंने तो उसका नाम भी तुम्हारे मुंह से सुना है। इमरान ने कहा और डॉक्टर मिन्हास ने सर हिला दिया। डॉक्टर मिन्हास ने अपने नीग्रो मुलाजिम को बुलाकर उसे हदायत दे दी कि स्टार्क जब गेट पर पहुंचे तो इससे इज्जत और एहतराम से ले आए और साथ ये भी कह दिया कि अगर वो पूछे और कौन है तो कुछ ना बताना, मैं खुद ही बात कर लूँगा। और मुलाजिम सर हिलाता हुआ वापस चला गया। थोड़ी देर बाद कॉल बेल बजने की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान और उसके साथियों के साथ साथ डॉक्टर मिन्हास भी चौंक पड़ा। मैं उसे बरामदे में जाकर खुद लेकर आता हूँ, डॉक्टर मिन्हास ने उठते हुए कहा और इमरान ने सर हिला दिया। डॉक्टर मिन्हास उठकर बाहर चला गया। लो भाई, कुदरत कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गई है, शिकार खुद चल कर आ रहा है। इमरान ने मुस्कुराते हुए अपने साथियों से कहा, लेकिन इससे डॉक्टर मिन्हास को बड़ा जज्बाती धचका पहुँचेगा। सफदर ने सर हिलाते हुए कहा, डॉक्टर को आप इतना तो शॉक प्रूफ होना चाहिए कि छोटा मोटा धचका सह सके, हम भी तो इतनी दूर से मुसलसल धचके खाते आ रहे हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी लम्हे उन्हें बाहर से कदमों की आवाज़ें सुनाई दी और वो सब चौकन्ने हो गए। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और डॉक्टर मिन्हास के साथ एक अधेड़ उम्र आदमी जो कि हासी काबिल रश सेहत का मालिक था, बेहतरीन सूट में मलबूस अंदर दाखिल हुआ। लेकिन अंदर दाखिल होते ही वो यूँ उछला जैसे उसके पैरों तले बम फट पड़ा हो। ये मेरे मेहमान हैं, अभी चंद लम्हे पहले आए हैं। डॉक्टर मिन्हास ने वजाहत करते हुए कहा, सॉरी डॉक्टर, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं फिर आऊँगा। स्टार्क ने तेज़ लहजे में कहा और जल्दी से वापस मुड़ने लगा। खबरदार, अब वापस जाने की ज़रूरत नहीं, वरना गोली पुष्ट में भी सुराख कर सकती है। अचानक इमरान की गूंजदार आवाज़ सुनाई दी। उसी लम्हे स्टार्क तेज़ी से मुड़ा और दूसरे लम्हे एक ज़ोरदार धमाका हुआ, लेकिन इमरान फुर्ती से एक तरफ हट गया और गोली साई की आवाज़ से उसके कान के करीब से निकलती चली गई। लेकिन दूसरे लम्हे एक और धमाका हुआ और स्टार के हाथ में पकड़ा हुआ रिवॉल्वर उड़कर दूर जा गिरा। इतनी देर में सफदर उछलकर स्टार और दरवाजे के दरमियान आ गया। बाकी साथियों ने भी अपने रिवॉल्वर निकाल लिए। ये क्या 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 रहे हो? डॉक्टर मिन्हास ने चीखते हुए कहा। उसकी आंखें उबल आई थी। तुम खामोश रहो, इमरान ने उसे डांटते हुए कहा और डॉक्टर मिन्हास हैरत की शिद्दत से नाच कर रह गया। उसी लम्हे स्टार्क ने एक बार फिर इंतहाई फुर्ती से दरवाजे से बाहर छलांग लगानी चाहिए, लेकिन सफदर ने लात आगे कर दी और दूसरे लम्हे स्टार कुचलकर मुंह के बाद फर्श पर गिरा। सफदर ने पूरी कुव्वत से उसकी कनपट्टी पर बूट की टो मारी। स्टार के हलक से चीख निकल गई, क्या हुआ क्या हुआ? अचानक नीग्रो मुलाजिम की आवाज़ सुनाई दी। वो शायद गोलियों के धमाके और स्टार की चीख सुनकर इधर आ गया था।